18 सितंबर को जबलपुर में घमासान, एमपी में हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामा, एक ही कार्यक्रम में दो दिग्गज, आदिवासी पर पुरजोर सियासत। शनिवार को एक ही कार्यक्रम में सियासी नदी के दो किनारे शामिल होंगे, लेकिन समय अलग अलग होगा। शंकर शाह और रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस के कार्यक्रम में दोनों दिग्गज नेता आ रहे हैं। मंच से आदिवासी हित की बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी करेंगे और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह भी। शाह के दौरे को इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि 6 सितंबर को ही कांग्रेस ने बड़वानी से आदिवासी अधिकार यात्रा शुरू की है। माना जा रहा है कि बीजेपी अमित शाह के जरिए महाकौशल से आदिवासी को साधना चाह रही है। शंकर शाह रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर जो अभियान प्रारंभ हो रहा है उसकी शुरुआत करने के लिए हमारा सौभाग्य है कि भारत के लोकप्रिय और यशस्वी हमारे नेता, देश के एक ताकतवर गृह मंत्री वो आ रहे हैं और उसकी शुरुआत वहाँ पर करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, वहाँ के लोकसभा क्षेत्र के बूथ के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन भी होगा। तो इसलिए आदरणीय अमित शाह जी का जो दौरा है, बड़ा यशस्वी दौरा जबलपुर के अंदर मध्य प्रदेश के लिए हमारे लिए गौरव की बात है। वैसे बीजेपी बिरसा मुंडा के जन्मदिन को गौरव सम्मान दिवस का नाम देकर भी आदिवासी हितैषी होना जता चुकी है, लेकिन कांग्रेस भी आदिवासी पर फोकस है। यही वजह है कि बड़वानी के बाद जबलपुर में भी उसके नेता की मौजूदगी होने जा रही है। हालांकि बीजेपी अमित शाह और दिग्विजय की तुलना को बेतुका मान रही है। अमित शाह वहाँ आ रहे हैं तो मैं नहीं समझता कि उसका कोई प्रभाव पड़ेगा। दिग्विजय सिंह जी की सभा और मीटिंग होगी, निश्चित तौर पर आदिवासियों में एक और आत्मविश्वास आएगा और भारतीय जनता पार्टी से की जो आदिवासी विरोधी नीति है उसके खिलाफ कांग्रेस पूरी ताकत से लड़ेगी। अमित शाह जी यहाँ खड़े हुए हैं, चाहे धारा 370 से लेकर देश के जो है ना पूरा सिस्टम में जो है ना देश के गृह मंत्री है माननीय अमित शाह जी। दिग्विजय सिंह जी यहाँ खड़े हुए हैं, तो इसलिए दिग्विजय सिंह जी लगातार मीडिया में बने रहने के लिए इस प्रकार की नाटक नौटंकी करते रहते हैं। इसलिए दिग्विजय सिंह जी कोई गंभीरता से लेता भी नहीं है। अब क्या उनकी पार्टी ही गंभीरता से नहीं लेती है। अब महाकौशल में कमलनाथ जी का बड़ा एक स्थान है, तो उनको लगा कि कमलनाथ जी को थोड़ा थोड़ा डेंट करते हुए आगे बढ़े, तो इन फाइटिंग इंटरनल पॉलिटिक्स है। मध्य प्रदेश में आदिवासी सीटों की आरक्षित संख्या 47 है। 2018 में बीजेपी को 17 सीटें मिली थीं। महाकौशल में बीजेपी को ज्यादा नुकसान हुआ था। महाकौशल में जबलपुर के अलावा डिंडौरी, मंडला, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, छिंदवाड़ा और बालाघाट आते हैं, जहां आदिवासी वोटर जीत हार में निर्णायक माने जाते हैं। जानकार भी ये मानते हैं कि जबलपुर में जो सियासी रस्साकशी दिखेगी वो सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों को लुभाने के लिए ही है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है महाकौशल में महानीति। महाकौशल बड़ा ही इम्पोर्टेंट सेंटर है और निश्चित तौर पर ये एक ऐसा सेंटर है जो बीजेपी और कांग्रेस के लिए ट्राइबल वोटर्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और दोनों ही पार्टियों को इस नाते सजग अलर्ट मोड पर रखने वाला है कि जिसने आदिवासी वोट को अपनी तरफ खींचने में कामयाबी हासिल की वो इस रीजन का सिकंदर बनकर निकला। आपको याद होगा, नहीं याद हो तो हम आपको बताते हैं कि यही वो रीजन है मध्य प्रदेश में जहां आदिवासियों के बीच जो पार्टी है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, उसने कमाल किया था जब यहाँ से 3 या उससे भी अधिक विधायक निकलकर सामने आए थे और इसका असर छत्तीसगढ़ तक गया था और एक नेशनल पार्टी के तौर पर भी दस्तक देने की कोशिश गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की तरफ से हुई, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस की राजनीति ने ऐसा होने नहीं दिया। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि महाकौशल की अगर हम बात करें तो वहाँ पर आदिवासी वोट बैंक को लुभाने वाला जो भी दल होगा वो निश्चित तौर पर 2023 के लिए भी ताल ठोकता हुआ नजर आएगा। और यही वजह है कि अमित शाह जी के दौरे की मध्य प्रदेश की अगर कहीं से शुरुआत हुई है तो वो मालवा निमाड़ नहीं है, वो बुंदेलखंड नहीं है, ना बघेलखंड है, वो रीजन है महाकौशल। आज इसी मसले पर हम बात करेंगे। मुलाकात करिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ हैं। भोपाल स्टूडियो में मेरे साथ हैं सुशील शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, और 2
हमारे साथ विधायक जुड़ रहे हैं, बीजेपी के सीनियर विधायक और अब मंत्री पद के लिए भी संकेत तो बड़े अच्छे हैं जिस तरह की परिस्थितियां मैं देख रहा हूं। आशीष शर्मा जी, मुस्कुराहट आ जाए तो रोकना नहीं चाहिए आशीष भाई, तो मुस्कुरा दीजिए खुलकर। 3 इंच की मुस्कुराहट के लिए क्या कठिनाई है, खुलकर मुस्कुराइए और शुभकामनाएं लेने में भी कंजूसी नहीं बरतनी चाहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जी। और हमारे साथ हैं संजय यादव जी, खुले दिल के व्यक्ति हैं, महाकौशल से आते हैं, कांग्रेस के नेता हैं, अपनी पार्टी की भी जहां उनको लगता है कि रीति नीति ठीक दिशा में नहीं है वहां खुलकर बोल देते हैं कि हाँ भैया करना पड़ेगा, जो महाकौशल का तरीका है। और अच्छी बात है, कांग्रेस का तरीका भी यही है। बहुत धन्यवाद संजय जी, आपका भी स्वागत। सुशील जी, पहली टिप्पणी लेकर हम आप के नज़रिए से आगे बढ़ते हैं। महाकौशल रीजन में अमित शाह जी की मौजूदगी, दिग्विजय सिंह जी की भी प्रेजेंस ये बताती है कि ये रीजन दोनों पार्टियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरह से आप महाकौशल के इस गणित को देखते हैं, ख़ासतौर से अमित शाह जी के दौरे की पूर्व संध्या पर अगर हम इसकी बात कर रहे हैं? जी नहीं, देखिए, अगर आप केवल ट्राइबल के हिसाब से देखेंगे तो महाकौशल और फिर जो है मालवा निमाड़ और तीसरा क्षेत्र है विंध्य, जहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा आदिवासी सीटें हैं। मालवा में चूँकि सिंधिया की भी एंट्री हो चुकी है, आरएसएस का भी बहुत अच्छा काम है वहाँ पर, तो वो मुझे लगता है कि अभी उसको छोड़ दिया गया। लेकिन महाकौशल पूरी तरीके से कमलनाथ का ही क्षेत्र है। और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि आप जब 2013 और 18 के परिणाम देखेंगे तो कमलनाथ जब 1 मई 2018 को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने थे और उसके बाद जो चुनाव परिणाम आया तो पूरी उलट पलट हो गई थी सीटें। जो 24 सीटें बीजेपी की थी और 13 कांग्रेस की थी, जस्ट उल्टा हो गया था महाकौशल की 38 सीटों पर। तो ये एक बड़ा बदलाव हुआ था। इसी कारण आप देखिए कि ट्राइबल वोट पर फोकस करके अमित शाह कमलनाथ को भी वहां पर घेरेंगे और उनकी घेराबंदी की तैयारी यहां से, क्योंकि कमलनाथ अगर केवल यहां परिवर्तन नहीं किया, उन्होंने मध्य भारत की 3 सीटों पर भी जो है आदिवासी सीटों पर बढ़त दिलाई थी। केवल विंध्य ऐसा रीजन था जहां पर कांग्रेस का परफॉर्मेंस बिल्कुल ही खराब रहा था। लेकिन चूंकि अब बीजेपी पूरी तरीके से आक्रामक है और घेराबंदी और कमलनाथ पे इसलिए भी फोकस किया जा रहा है क्योंकि 15 महीने के कार्यकाल में चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस पर छुट्टी वाला मामला हो या अन्य हो, तो वो आदिवासियों को लुभाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि सबसे ज़्यादा वोट का स्विंग अगर नुकसान बीजेपी का हुआ है तो वही महाकौशल में हुआ, आदिवासी बेल्ट पे। बहुत इंपॉर्टेंट आपने बातें कही हैं। मैं संजय जी की एक टिप्पणी लेकर फिर चलूँगा आशीष जी की तरफ। कंक्लूडिंग जो इस पहले राउंड का कंक्लूजन होगा वो उन्हीं से होगा। संजय जी, किस तरह देखते हैं आप महाकौशल में कांग्रेस की प्रेजेंस को? आपके लिए अच्छी संभावनाएं रही हैं हमेशा से, महाकौशल की मैं बात करूं ट्राइबल बेल्ट में, और बीते 2018 के विधानसभा चुनाव में भी आपका प्रदर्शन ख़राब तो नहीं कहा जा सकता, बेहिचक। किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि कमलनाथ जी उसी रीजन से आने वाले लीडर हैं और ये माना जाता है कि उस रीजन को लेकर ही कांग्रेस इसलिए काफ़ी निश्चिंत भी रहती है। जी संजय जी। जी देखिए शरद जी, सबसे पहली मैं बात बताऊं, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जनजाति की मदद की है, उनको सहयोग किया है। मेरे पास तो प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद कितना बड़ा इन्होंने जनजाति विरोध का, आशीष भी मेरे साथ विधानसभा में थे 24/2 को मैं ये प्रमाण बता रहा हूँ। 24/2/21 को विधानसभा के एक मेरे प्रश्न में चलता काम जो मैंने मेरा भी क्षेत्र सौभाग्य से आदिवासी बहुल क्षेत्र है, और शंकर साय, राजा शंकर साय, वीर रघुनाथ साय की जो मूर्ति की स्थापना की गई वो दिग्विजय सिंह जी के द्वारा करवाई गई थी। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, मेयर विश्वनाथ दुबे जी थे हमारे यहाँ। मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि जनजाति विरोधी कितनी बड़ी है, इनके प्रश्न के जवाब में है। विधानसभा में इन्होंने प्रश्न में जवाब दिया था, मैंने एक काम स्वीकृत करवाया था जनजाति बहुल आदिवासी बहुल क्षेत्र में 2 करोड़ का, उस कांग्रेस शासन के दौरान। उसी के समय 5-7 काम और स्वीकृत हुए थे अन्य जगह पे, लेकिन उन्होंने कोविड काल का बहाना बनाकर 99 चलते काम में 99 लाख की कटौती कर दी गई, बाकी कामों में नहीं की गई। इसका विधानसभा में उन्होंने स्वीकार किया है। मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जनजाति विरोधी है। आज कमलनाथ सरकार ने 9 विश्व आदिवासी दिवस पर छुट्टी घोषित करते हुए आदिवासी योजनाओं को, अनेक योजनाओं को मंजूरी दी थी, जिन्होंने इन्होंने बंद करने का काम किया।
चाहे आस्थान योजना हो, आस्थान योजना मतलब जो आदिवासी देव स्थल होते हैं उनके संवारने के लिए कमलनाथ सरकार ने घोषणा की थी, वो चालू भी हो गए थे, लेकिन उन्होंने बंद करने का काम किया था। आदिवासी जो ब्लॉक है 89 ब्लॉकों में, वहां बर्तन प्रदाय योजना का काम शुरू किया था, इन्होंने बंद कर दिया। एकलव्य स्कूल चालू करने का काम कमलनाथ सरकार ने शुरू किया था, इन्होंने बंद कर दिया। अन्न प्रदाय योजना, किसी जनजाति के यहाँ खुशी के माहौल में या कोई दुख का माहौल होता है, उसमें अन्न प्रदान करने की घोषणा कमलनाथ सरकार ने की थी, इन्होंने उसको बंद करने का काम किया। इन्होंने शिक्षा परिषद, चलिए मैं जवाब ले लेता हूं संजय जी, परिवर्तन, आपने काफी सारी चीजें गिनाई हैं। 15 वर्षों में आदिवासियों के स्कूल बंद हुए हैं, इन्होंने आदिवासियों की तो उपेक्षा की है। मेरे पास सारे प्रमाण है, मैं प्रमाण बता दूंगा कितने प्रमाण है कि किस तरह से ये आदिवासी विरोधी है, जनजाति विरोधी है। नहीं, आप होमवर्क करके तो आए हैं, इसमें कोई शक नहीं सर। है क्या, उन्होंने दिया क्या आदिवासियों को? आप होमवर्क करके आए हैं, काम किया है जी, होमवर्क करके तो आप आए हैं निश्चित तौर पर। बताइए आशीष जी, कई बातें की हैं। एक तो आरोप है कांग्रेस का कि जनजातीय हितों के संरक्षण के लिए बीजेपी की तरफ से मजबूत कोशिशें नदारद हैं, और कई योजनाओं का हवाला दिया है और कहा है, ये दावा किया है कांग्रेस ने, संजय जी ने, कि इन योजनाओं की कोई पुरसाने हाल बीजेपी की तरफ से नहीं है, कोई उसकी खैर खबर खोज खबर नहीं है। जी देखिए शरद जी, मैं संजय जी की बात का जवाब देना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी अव्वल तो समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए काम करती है, पर एक समय में कांग्रेस की सरकार में जिस झाबुआ को कुदृष्टि से देखा जाता था कि झाबुआ मतलब जैसे झाबुआ की तस्वीर आती थी तो लगता था कि न शिक्षा है, न स्वास्थ्य है, न सड़क है, न बिजली है, न पानी। उस झाबुआ का विकास अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। इंदौर, भोपाल से जबलपुर जाने में कांग्रेस की सरकार के समय कितना समय लगता था। ऐसी आदिवासी अंचलों में महाकौशल हो, विद्य हो, समग्र मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने विकास के कार्य किए, जिसका लाभ समाज के हर वर्गों को मिला। जहां तक बात आदिवासी भाइयों की करना चाहते हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, सबसे ज्यादा आदिवासी बच्चों के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों के लिए छात्रावास खोलने का काम, शिक्षा में सहायता देने का काम, उनको विदेश पढ़ने के लिए भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आदिवासियों के जितने महापुरुष हैं, जननेता, जो जननायक रहे हैं, उन सब के स्मारकों का निर्माण, उन सब की जन्मस्थली का विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। इनके नाम पर कई सारी योजनाएं हमने चलाई, जिसका लाभ इस वर्ग के लोगों को मिला। नहीं तो हम कैसे 3-3 बार सरकार बनाते? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। और रही बात जनजाति क्षेत्र के विकास की, तो माननीय शिवराज जी की प्रतिबद्धता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की प्रतिबद्धता है, और हम समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हर वर्ग का नेतृत्व आगे लेकर आना चाहते हैं। आदिवासियों में हमारे जो नायक हैं, उनका जयंती पर कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने रखा है, और हमारे वरिष्ठ नेता, देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी उस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। तो कांग्रेस को पेट दुख रहा है कि क्यों आदिवासियों के बीच में जाकर कार्यक्रम कर रहे हैं। भाई, हम कोई पहली बार थोड़ी कर रहे हैं, हम तो निरंतर करते आए हैं। जिन वीर सेनानियों ने अंग्रेजों से लोहा लिया और अंग्रेजों ने जिन्हें तोप से उड़ा दिया, उनकी शहादत को याद करना कौन सा गलत है? कौन सा गलत है? जबलपुर में पहली बार हो रहा है, सम्मानित करना चाहते हैं, जबलपुर में पहली बार हो रहा है। पहली बार कर रहे हैं, जवाब दे दीजिए सर। हर वर्ष करते हैं। आशीष भाई, जबलपुर में पहली बार हो रहा है। आशीष जबलपुर में पहली बार हो रहा है, आदिवासी संगठन करता रहा है, ये जबलपुर में पहली बार हो रहा है। मैं तो ये कहूंगा, जो मूर्ति लगी उसमें पत्थर देख लेना किसके नाम का लगा है। आपने पहली बार बड़वानी से यात्रा निकाली आदिवासियों के बीच में। भाई आप आशीष भाई, आप जबलपुर आ जाओ, पत्थर, मैं पत्थर की फोटो दिखा दूं। हमारी तो सरकार है, स्मारक किसने बनवाया? वो किसने बनवाया? मूर्ति किसने बनवाई? आशीष भाई, आपने 15 साल से क्या किया आदिवासियों के लिए? चलिए सर, चलिए। एक काम आदिवासियों के हित का आप बता दो। आशीष जी, लौटता हूं मैं आपकी तरफ। संजय जी, आपकी तरफ भी लौटता हूं, आपकी तरफ भी लौटता हूं। और ठेठ महाकौशल का अंदाज है संजय भाई का, बिल्कुल जिसको अपन कहते हैं। देखिए, मैं भी जबलपुरिया महाकौशली अंदाज में चला गया कि दोनों आदमी जो हैं वो थोड़ा रिलैक्स रहें। वहाँ व्यक्ति को या आदमी को आदमी शब्द का यूज़ ज़्यादा किया जाता है। ये रीजन वाइज हमारी बोली या भाषा का एक बड़ा सौंदर्य है। बहरहाल मैं फिर लौटूंगा आप दोनों की तरफ। सुशील जी, ये बताइए मुझे कि ये बात हम पहले भी इसी मंच पर कर चुके हैं कि ट्राइबल लीडरशिप की स्थिति दोनों पार्टियों में
ऐसी हो गई है कि ये शब्दों में प्रयोग करूं कि नहीं करूं कि आखिरी मुगल जैसे अब दोनों ही दलों में आदिवासी नेता शेष रहे हैं। और ये बताता है कि नई पीढ़ी की लीडरशिप इमर्ज नहीं कर पाई है, जो भी कारण हो। मैं नहीं कहता कि इसके लिए कांग्रेस और बीजेपी जिम्मेदार हैं, लेकिन जिस तरह की लीडरशिप रही है अतीत में, यानी 80 और 90 के दशक तक दोनों पार्टियों में, अब आप उधर देखते हैं कांग्रेस में तो कांतिलाल भूरिया हैं, बाला बच्चन हैं, और इधर आप आते हैं तो फग्गन सिंह कुलस्ते और उसके अलावा कुछ युवा पीढ़ी के नाम आपको नज़र ज़रूर आएंगे। लेकिन वो अभी पूरे आदिवासी समुदाय का या महाकौशल रीजन के पूरे आदिवासी बेल्ट के नेता हैं, ऐसा कहना बहुत कठिन होगा। तो क्या आप इसे ही दोनों पार्टियों के लिए बड़ी चुनौती मानते हैं? नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल या कह दिए चुनौती इसलिए भी है। देखिए, पहले क्या था कि जब आदिवासी बड़े नेता हुआ करते थे, चाहे शिवानंद सोलंकी जी रहे हो, चाहे दिलीप सिंह भूरिया, तो उनका एक पर्टिकुलर क्षेत्र में पूरा प्रभाव होता था, तो पार्टी निश्चिंत हो जाती थी उनको दायित्व सौंप कर। लेकिन पिछले अगर 1.5-2 दशक की बात करें तो वो स्थिति नहीं है। किसी भी आदिवासी नेता में पूरे आदिवासियों के बीच में कोई एक छत्र नेता नहीं है जिसके बैनर तले जो है आदिवासी जो है वोट कर सकें। इसीलिए इस शून्य को भरने के लिए बीजेपी के और कांग्रेस के दिग्गज स्वयं मैदान में उतरे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात मुझे लगता है महाकौशल को लेकर एक और वजह भी हो सकती है कि पहला तो यह है कि अमित शाह जैसे रणनीतिकार ये कतई नहीं चाहेंगे कि जो आदिवासी वोट बैंक 2018 में बढ़ा है वो 2023 और 24 में खतरा ना बन जाए। मैं 24 की तरफ भी इंगित कर रहा हूं, क्योंकि आदिवासी वोट एक तरफ चलता है। अगर 2008 में आदिवासियों ने बीजेपी को आगे बढ़ाया तो 2013 में भी बढ़ाया, लेकिन 2018 में जब पलटी मारी है तो ऐसा ना हो कि 2023 में ये गड्ढा और बढ़ जाए। उस गड्ढे को कम करने की कोशिश है, क्योंकि अगर 2023 में ये गड्ढा बढ़ेगा तो वो 24 में भी नुकसान करेगा। अमित शाह को राज्य की भी चिंता है और अपने केंद्र की भी चिंता है, और इसका मैसेज बाकी राज्यों में भी जो आदिवासी है उन पर भी जाता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं कमलनाथ ने एक जो है थोड़ा सा पंगा ले लिया था। आप शब्द हो सकता है कहीं ना कहीं टकराव इस बात को लेकर भी हुआ था कि जब आरएसएस के सरसंघ चालक ने यह कहा था कि आदिवासी हिंदू लिखें, उस समय कमलनाथ ने उस बात का बहुत विरोध किया था। उस समय वो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस बात को भी कहा था कि जो भी अधिकारी जनगणना में ये बात करेंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो इस लाइन को भी जो है संघ की मदद से बीजेपी आगे बढ़ाएगी, और ये मुझे लगता है कल इसमें देखने को भी मिलेगी। इस पर हाँ, इसका जवाब जरूर संजय जी दीजिए। आपके यहाँ कई बार, माफ़ कीजिएगा, ये परसेप्शन उभर कर सामने आता है कि आपके नेता सेल्फ गोल ही कर देते हैं, वो कुछ ऐसी बातें कर देते हैं जिसका बीजेपी फ़ायदा उठा लेती है। मैं ये नहीं कहता कि वो उनकी मंतव्य, उनकी भावना जो है वो भी गलत है, लेकिन वो जिस तरह से किसी भी चीज़ को रखने की कोशिश करते हैं, जैसे रिसेंटली राहुल गांधी जी का एक बयान जिस पर हमने भी चर्चा की इसी मंच पर, सवाल ये है कि आप राजनीति में जो कहते हैं, राजनीति जैसा नाम है कि कई बार किसी एक मसले पर इस तरह से चीज़ें आगे बढ़ जाती हैं जो अपनी ही पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचा देती हैं। तो आदिवासियों को लेकर, उनके मुद्दों को लेकर एक किस्म की सतर्कता और सजगता की भी ज़रूरत है कांग्रेस को। संजय जी संजय जी। देखिए, निश्चित रूप से एक आदिवासी समाज बड़ा सज्जन और बड़ा भोला भाला समाज कहलाता है आदिवासी समाज, और कमलनाथ जी विगत छिंदवाड़ा से जो नेतृत्व कर रहे हैं, निश्चित रूप से एक आदिवासी बहुतादाद में संख्या है छिंदवाड़ा में, और छिंदवाड़ा का विकास हो, चाहे मंडला चाहे डिंडोरी का विकास हो, हमेशा कांग्रेस ने, खासकर कमलनाथ जी ने, चाहे कमलनाथ जी की सरकार रही हो, चाहे इंदिरा गांधी जी की तेंदुपत्ता जो नीति आई थी, चाहे अर्जुन सिंह जी की नीति रही हो, चाहे दिग्विजय सिंह जी की रही, हमेशा कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने आदिवासी हित की बात की है, आदिवासी के सम्मान की बात की है। भारतीय जनता पार्टी को अचानक आदिवासी याद इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी इनके कार्यकाल में जनजाति के ऊपर जो अपराध हुए, चाहे नेमावर की घटना हो, चाहे अभी कुछ दिन पूर्व डिंडोरी से भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता था, युवा मोर्चा का पदाधिकारी था, उसने लड़की के साथ क्या दुष्कर्म किया, उसकी वह घटना हो। तो ये घटनाएं यह सिद्ध करती हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जनजातियों से कोई सरोकार नहीं है और सिर्फ वोट बैंक का फायदा लेना चाहती है। वो सच्चे और ईमानदार के साथ साथ अडिग रहते अपने। आदिवासियों ने अड़ग हो गए हैं कि आने वाले समय में कभी भी भारतीय जनता पार्टी का सहयोग नहीं करेंगे, क्योंकि उनको ठगा गया, उनको अपमानित किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी जनजातियों के हितों की चिंता नहीं की है। मेरे पास तो अनेकों उदाहरण हैं
क्योंकि मैं संयोगवश में पहले भी आपसे बोल चुका हूं, मैं जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं, आज मैं अगर विधायक हूं तो सिर्फ आदिवासियों के आशीर्वाद, उनके सहयोग से है। और आज 15 वर्षों में आज उनके पास सिंचाई के साधन नहीं है। जितने 15 वर्षों में आदिवासियों की जमीन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खरीदी है, उनकी बिकी है। क्यों बिकी है? उनके पास सिंचाई के साधन नहीं थे। मैं माननीय शिवराज जी के पास 4 बार मिलकर 10 पत्र दे चुका हूं कि लिफ्ट इरिगेशन अगर हमारे यहाँ चालू हो जाती तो हमारे आदिवासी जमीन नहीं खरीदते। मैंने विधानसभा में प्रश्न लगाया था कि कितनी आदिवासी जमीनें सामान्य हुई। भारतीय जनता पार्टी 50 साल के इतिहास में जितनी जमीनें परिवर्तित नहीं हुई, इतनी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सारे आदिवासियों की जमीन खरीद ली। तो इनको तो ये बेघर कर रहे हैं लोग। तो किस मुंह से भारतीय जनता पार्टी मैं जवाब लेता हूं, वाले आशीष जी आदिवासियों से आशीर्वाद मांगने आ रहे हैं? और सौभाग्य तो हमारा है कि सुन लीजिए संजय जी। संजय भाई, बहुत मिथ्या आरोप आप लगा रहे हैं। कमलनाथ जी ने कोई आदिवासी जिलों का विकास नहीं किया, केवल छिंदवाड़ा में 1.5 साल पैसा दिया है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि आदिवासियों के विरुद्ध होने वाले लगा रहा हूँ, आज से नहीं, सरकार ने, मैं 15 साल से पहले लगा रहा हूँ। उनको बोलने दीजिए संजय जी, बोलने दीजिए। आप बहुत संजीदा व्यक्ति हैं। राजसात की गई है। और कमलनाथ जी कौन होते हैं कि आदिवासी अपनी जनगणना में क्या लिखेगा? कमलनाथ जी कौन तय करेंगे कि आदिवासी को क्या लिखना है? इस देश का जो आदिवासी है, जो जमीन से जंगल से जुड़ा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी उसकी चिंता सदैव करती रही है। हमने केवल उन्हें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल नहीं किया। 60 साल तो आपकी सरकार रही दिल्ली में, बनवा देते झाबुआ के आदिवासी का खुद का मकान, प्रधानमंत्री आवास दे देते, उसे गैस का कनेक्शन दे देते, उसे 5 लाख तक का आयुष्मान भारत योजना में इलाज। भाई क्या किया आपने? मध्य प्रदेश में 40 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई हो रही है, तो वो अनुसूचित जाति के किसान घर भी हो रही है, जनजाति के किसान के घर भी हो रही है, और 10,000 रुपए किसान सम्मान निधि अगर मिल रही है तो वो उस आदिवासी और अनुसूचित जाति के किसान भाई को भी मिल रही है। हम सबकी चिंता करते हैं। हमारे एजेंडे में कोई एक वर्ग विशेष का काम नहीं होता कि कोई किसी एक जाति के विकास के लिए हम काम करते हैं। निश्चित ही जो आदिवासी भाई है, जो पिछड़ा वर्ग है, जो समाज का कमजोर तबका है, उसको उठाना भारतीय जनता पार्टी की और शिवराज जी की सरकार की प्राथमिकता है। और माननीय मोदी जी और शिवराज जी इस विषय में बहुत तेजी के साथ काम कर रहे हैं। एक नया विश्वास इन वर्गों में हमारी सरकार और हमारी पार्टी के प्रति जागा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। चलिए जी, सुशील जी, अमित शाह जी का आना महाकौशल में ये बताता है कि बीजेपी ये समझ रही है कि उसे 2023 की चौथी बार सरकार बनाने के लिए, 5वीं बार बल्कि बनाने के लिए उसे जिस चुनौती से जूझना है, उसमें एक बड़ा मसला ये भी है कि ट्राइबल सीट्स जो भी हैं आरक्षित, वहाँ पर उसका प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहे। मालवा निमाड़ में उसके लिए इतनी चिंता, झाबुआ और उसके एडजॉइनिंग जहाँ कांग्रेस का काफ़ी प्रभाव है उसको छोड़ दें तो बाकी जगह उसका प्रदर्शन बेहतर होता है। तो क्या लगता है आपको कि ये जो कोशिशें हैं, बीजेपी समय रहते जो उसकी चुनौती है उसको लेकर वो सजग हो गई है और कमर कस के मैदान में भी उतर गई? हाँ देखिए शरद जी, बिल्कुल आप स्वाभाविक रूप से अगर मध्य प्रदेश के नक्शे को आप देखेंगे तो ग्वालियर चंबल जहाँ पर कांग्रेस का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा था, वहाँ का बड़ा नेता बीजेपी के पास आ गए हैं। मालवा निमाड़ में भाजपा कांग्रेस के पास कोई बड़ा लीडर नहीं है जिसके कारण वोट स्विच हुआ। उसके रीज़न अपने अलग हो सकते हैं। तो मालवा को आप किसी नेता से के साथ बीजेपी का टकराव नहीं होने वाला है। लेकिन जो सबसे बड़ा टकराव वो महाकौशल में है, क्योंकि वहाँ लीडर भी है और वहाँ पर सीट भी बदली हैं और वोट का परसेंटेज भी कांग्रेस के पक्ष में 6 से 7% गया है। तो पहली चिंता। दूसरा, बड़ा लीडर भी है वहाँ पर। तो कमलनाथ को घेरने के लिए अमित शाह इसलिए आ रहे हैं। विंध्य की उन्हें इसलिए चिंता नहीं क्योंकि विंध्य में अजय सिंह जैसे बड़े नेता के होने के बावजूद कोई करिश्मा नहीं हो पाया था। मध्य भारत में भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन जो सबसे बड़ा फर्क पड़ा था वो मालवा, महाकौशल और ग्वालियर चंबल। तो इन 3 उसको फोकस करके अगर आप देखें तो सब फिर केवल एक ही जगह बचती है। दिग्विजय सिंह पे ऑलरेडी इतने आरोप लगा के उनको एक उनकी जो छवि जो बीजेपी बना चुकी है उसके कारण जो है बीजेपी बहुत ज़्यादा दिग्विजय सिंह को घेरने के पक्ष में नहीं रहती है। केवल संगठन क्षमता है जो दिग्विजय सिंह को जो है परिणाम देती है। तो उसकी काट बीजेपी जो है अपने कैडर के माध्यम से निकाल लेगी। लेकिन कमलनाथ की छवि अभी भी बनी हुई है। उस छवि को तोड़ना बीजेपी की सबसे पहली प्राथमिकता होगी। सिंधिया बीजेपी में आ चुके हैं, दिग्विजय सिंह की छवि वो पहले ही खराब कर चुके हैं और कमलनाथ पर अब पूरा फोकस कर रहे हैं। इसलिए अमित शाह जैसे बड़े नेता ट्राइबल क्षेत्र से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। और मैंने पहले बताया कि ट्राइबल का वोट केवल 2023 प्रभावित नहीं करेगा, वो 2024 भी प्रभावित कर सकता है। तो ये डर भी अमित शाह को है कि एक चुनाव में अगर परिणाम सकारात्मक नहीं आए तो उसका असर दूसरे में भी पड़ सकता है। इसलिए आदिवासियों को साधने की कोशिश की जा रही है।
तो बीजेपी आदिवासियों को साधने की तरफ बढ़ चली है और निश्चित तौर पर बीजेपी के पास उसकी अपनी आकलन की प्रणाली है, मजबूत प्रणाली है, एक मजबूत संगठन है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि केंद्र और राज्य मिलकर, और कई बार तो केंद्र इतना सजग रहता है कि वो अपने बीजेपी रूल्ड स्टेट्स की राजनीतिक परिस्थितियों पर न सिर्फ गहरी निगाह रखता है बल्कि आकलन की अपनी प्रणाली के ज़रिए उन तमाम रिपोर्ट से राज्य के मुखिया और संगठन के मुखिया को भी अवगत कराता है कि ये देखिए इन एरियाज़ पर काम करने की ज़रूरत है और यहाँ पर अगर हमने इग्नोर किया तो ये हमारी विधानसभा चुनाव की और लोकसभा चुनाव की संभावनाओं पर अच्छा असर नहीं डालेगा। तो बीजेपी उसी लाइन पर आगे बढ़ रही है। ये देखना होगा कि कितनी कामयाब होती है वो महाकौशल के राजनीतिक इक्वेशंस को बदलने में। अमित शाह जी का ये दौरा तमाम नेताओं को किस तरह से इस तरफ ओरिएंटेशन की तरफ ले जाता है, ये वक्त बताएगा। बहुत धन्यवाद सुशील जी, धन्यवाद आशीष जी और धन्यवाद संजय जी। नमस्कार।